हेलो दोस्तों, एक नवीन वीडियो के साथ। सबसे ज्यादा समस्या कम से कम नॉर्थ इंडिया में इस समय हीट वेव से जूझता हुआ देश। 48 डिग्री टेम्परेचर, जिसको हम कहेंगे स्कॉर्चिंग हीट। इसके क्या कारण है और किस तरह से निजात पाया जा सकता है, ये बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि तापमान या हीट एक एसेट है। वो देश जहां पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर रहता है, वहां कुछ भी जर्मिनेट ही नहीं होता। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि दुनिया के हर तरह की क्लाइमेट हिंदुस्तान में मौजूद है। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हुए, टेम्परेचर, इंसोलेशन, सूर्य ताप, तापमान, ऊष्मा, इसके बारे में आज हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। पहले बात, ऊर्जा या तापमान का वितरण अर्थ के ऊपर है कैसे। इंसोलेशन यानी सूर्य ताप, इन मीन्स इनकमिंग, सोलर सन रेडिएशन, सूर्य से आने वाला रेडिएशन से जो ऊष्मा आती है उसे सूर्य ताप कहते हैं। और इस ताप का मान, मेजरमेंट, तापमान या टेम्परेचर कहलाता है। पारा थर्मामीटर में डालते हैं और उससे नापते हैं। यह शुरू में ही मैं एक और जो बार बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है कंसेप्ट, आइसोथर्म। आइसोस का मतलब बराबर, थर्म का मतलब टेम्परेचर। द लाइन्स दैट ज्वाइन टेम्परेचर इक्वालिटी, मतलब जिन स्थानों पर बराबर तापमान रहता है, अगर उनको एक रेखा से मिला देते हैं तो उसको आइसोथर्म कहेंगे। तापमान के वितरण में कौन कौन से कारक अपने प्रभाव डालते हैं, सबसे पहले इस बात को ले लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा कारक है, वो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का वितरण और आल्टीट्यूड। अगर आप डिटेल से क्लाइमेटोलॉजी को देखें, इस पे मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 किताबें। त्रिवार्था, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट, क्रिसफील्ड, कोपन्स क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कैड्रिव का। ये 4 किताबें अगर देख लें तो दुनिया की क्लाइमेट के बारे में विस्तार से पता लग जाएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और यहां जोड़ना चाहूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड अ क्लाइमेट। मौसम और तापमान में, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम छोटे से समय का जो जलवायु की कंट्रोल्स और एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बताता है। जैसे आज सुबह का मौसम गर्म है, सूखा है, हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है,
ये मौसम की बात हुई। एंड क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ ए लॉन्ग टाइम वेदर, बहुत बड़े समय के वेदर की औसत को हम क्लाइमेट कहेंगे। और क्लाइमेट का अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो ब्रॉडली दुनिया को 3 जोन्स में बांटते हैं। इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास उसको कहेंगे हम टोरिड, तपता हुआ क्षेत्र। 30 डिग्री से लगभग 50 डिग्री के बीच में, कहीं 55 डिग्री तक, दिस इज टेम्परेट, शीतोष्ण यानी ठंडा और गर्म के बीच का। और ऊपर पोल्स के ऊपर बियॉन्ड 60 डिग्री ऊपर चले जाते हैं, 80 to 90 डिग्री जहां पर है उसको हम कहेंगे फ्रीजिड यानी शीत। हमारा हिंदुस्तान लगभग 8 डिग्री से 37 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर फैला हुआ है और हम इसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डालते हैं। हालांकि 8 डिग्री जो साउथ में है उससे ऊपर बढ़ते हैं, समुद्र के कारण वहां टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता। जलवायु के ऊपर एक बड़ा फैक्टर है, वो लैटिट्यूड के साथ अल्टीट्यूड का भी है, यानी जिस तरह से अक्षांश है उसी तरह से ऊंचाई का भी प्रभाव होता है। मींस जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जितनी अक्षांश कम टेम्परेचर ज्यादा, और जितनी हाइट ज्यादा उतना टेम्परेचर कम, यानी इनवर्स रिलेशन हो गया। अब सबसे पहले लेते हैं हीट वेव को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है सूर्य ताप का आना। सूरज से जितनी ऊर्जा आती है एक बीम की तरह से, रेडिएशन से आती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर 1 क्यूबिकल सेंटीमीटर के ऊपर जितनी ऊर्जा एक विशेष समय पर स्क्वायर सेकंड में आती है उसको हम सोलर कांस्टेंट करते हैं। उसमें कुछ हीट बिखर जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो लॉस हो जाता है उसको एल्बिडो कहते हैं। और उसको पार करके जो धरती के ऊपर आती है उसका इफेक्ट हीट वेव के ऊपर आता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो लैटिट्यूड का है, यानी भूमध्य रेखा से जितने नजदीक होंगे वहां पर गर्मी ज्यादा आएगी, और पोल्स की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे गर्मी कम होती जाती है। दूसरा फैक्टर जो काम करता है एंगल ऑफ द सनरेज। आप सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 66.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, और रोटेशन और रेवोल्यूशन की 2 तरह की गतियां होती रहती हैं। देयर आर 2 मूवमेंट्स, परिचालन और परिभ्रमण जिनको कहेंगे। इसको मैं सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। साइकिल को स्टैंड पे खड़ी करके अगर आप पहिए को घुमाते हैं तो वो रोटेशन हो गया। मोटर में भी एक रोटेटर होता है, ध्यान रखें पहिया अपने जगह पर वहीं घूम रहा है। स्टैंड हटा दो, साइकिल के ऊपर बैठ के चक्कर लगाते हो तो वो आपका रेवोल्यूशन हो गया। पृथ्वी 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, रोटेशन हो गया। और 365 सही 1/4 दिनों में यानी 1 वर्ष में चक्कर लगाती है सूर्य के, उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। यहां एक सूचना और डालना चाहूंगा,
पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो रास्ता है वो अंडाकार है। अंडाकार को हम इलिप्टिकल कहेंगे। और इसी के कारण कभी पृथ्वी की सन से दूरी कम हो जाती है तथा कभी दूरी बढ़ जाती है। इसका भी हीट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपसौर और अभिसौर दो इस तरह की स्थितियां हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा, वो आल्टीट्यूड है। जो जो हाइट बढ़ती जाती है तापमान कम होता जाता है। जैसे दिल्ली में जिस समय हीट पड़ती है उस समय शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, यहां पर मौसम सुहाना होता है। हम लैटिट्यूड के साथ अल्टीट्यूड का भी ध्यान रखें। कभी हीट ढूंढने जाए और अगर अल्टीट्यूड के ऊपर चढ़ गए तो वहां पर ठंड महसूस होगी। इसलिए अगर पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं तो लोग गर्मियों में भी ठंडे कपड़े लेके जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो चले थे घर से खुशियों की तलाश में, गम रास्ते में खड़े थे साथ हो लिए। कहीं ढूंढने जाओ एक चीज और रास्ते में दूसरी चीज ना मिल जाए। दूसरा एक बड़ा कारक है वो लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, पानी और जमीन का बंटवारा। एक बड़ा फैक्टर है बिहेवियर ऑफ मैटर में। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ये उसी तरह से है जैसे कमजोर आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जूता लगते ही गुस्सा उतरता भी बहुत जल्दी है। और जो ताकतवर होता है उसका शेर की तरह गुस्सा भी बहुत देर में आता है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो बहुत ताकतवर है, इसलिए नुकसान भी बहुत कर सकता है। समुद्र में और जमीन के तापमान में वेरिएशन से ही मॉनसून जमीन के ऊपर आती है। मैंने शुरू में कहा था हीट एक एसेट है। अगर राजस्थान का रेत तपता नहीं, ये 48 to 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता तो लो डिप्रेशन नहीं होता, और लो डिप्रेशन नहीं होता तो जो हमारी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो करंट आती है पानी की उठाकर मानसून की, हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक रख देते हैं, ये प्रक्रिया नहीं होती और देश सूखा रह जाता। वाटर एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा जमीन की मिट्टी की बनावट कैसी है, रेतीली जमीन है या काली मिट्टी है या पथरीली मिट्टी है, सूर्य ताप को एब्जॉर्ब करने की क्या इन सब का बिहेवियर अलग अलग है। जैसे राजस्थान में हीट वेव बहुत तेज है, लेकिन ये कहा जाता है नाइट्स आर द विंटर्स ऑफ डेजर्ट। रात को इतनी री रेडिएशन हो जाती है कि रात को ठंड हो जाती है। आकाश साफ होता है, अर्थ बिकम ए रेडिएंट बॉडी। जितनी हीट आई थी वो आकाश की तरफ जाती है, ऊपर साफ है आकाश और जमीन ठंडी हो जाती है। यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा भी हो जाता है डेजर्ट में। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है फॉरेस्ट कवर। यहां मैं स्ट्रेस डालना चाहूंगा, जितना फॉरेस्ट होगा उतना इवेपोर ट्रांसपिरेशन होगा। इवेपोरेशन का मतलब उत्सर्जन, जो हीट हम लेते हैं उसका वापस वायुमंडल में छोड़ना। हम कूलर क्यों चलाते हैं? क्योंकि पानी इवेपोरेट होकर ठंडा हो जाता है। हमारा पसीना क्यों आता है?
क्योंकि बॉडी की मशीन को कूलिंग के लिए इवेपोरेशन है वो ठंडा करता है। इसी तरह से जितना फॉरेस्ट होगा इवेपोर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा और कूलिंग ज्यादा होगी। अगर आपने हीट से बचना है तो ये नेचुरल कूलर लगा दो, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दो, अपने आप ठीक होगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसके अलावा जब हीट आती है, हीट पड़ती है, उसका असर देखिए आप। पेड़ सूख जाते हैं, पक्षियों के लिए पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, आदमी बिलबिला उठाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और जीवन एक संघर्ष हो जाता है। जीवन जहां संघर्ष आ गया, ये बहुत बड़ी चीज विरासत में मिलती है। देखिए, जो सबसे सूखे इलाके से लोग आते हैं, मारवाड़ी, वो 5-4 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे हार्ड लाइफ था, वहीं से निकलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े हैं। यानी हार्ड क्लाइमेट है, वो ताकतवर इंसान को जन्म देती है। हमने बहुत सारे नदी नाले और रिवर्स को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। उससे तालाब, पोखर, पॉन्ड्स हैं, वो सूख गए हैं, और जब तालाब और पॉन्ड सूखते हैं तो वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और फॉरेस्ट है वो बर्बाद हो जाते हैं। हमको नेचुरल इकोसिस्टम के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हीट वेव के समय सबसे ज्यादा अखबार जो भरे पड़े हैं, कल परसों के भी अखबार में था कि हरियाणा दिल्ली का पानी नहीं छोड़ रहा। आप पिछले साल जुलाई का अखबार उठा लें, और मैंने फ्लड के ऊपर, दिल्ली के ऊपर वीडियो भी डाला था, इतना पानी आ गया था। उससे 1 महीने पहले हिमाचल अपने पानी की रॉयल्टी मांग रहा था। हरियाणा संभाल नहीं पाया पानी को और दिल्ली में फ्लड आ गया था। सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो ग्रीन वेजिटेशन जो सूख जाती है, और जो पेट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए हीट को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपने अच्छे पेट पाल रखे हैं, इफ यू हैव गॉट पेट्स, लविंग पेट्स, तो उनके लिए एक अच्छा हैबिटेट क्रिएट करें। हमने अपने गार्डन में 2 पेट्स के लिए कूल हैबिटेट बनाने के लिए पानी का प्रबंध सबसे पहले किया हुआ है। हीट वेव का सबसे बड़ा असर एक और देखने को मिलता है, वो एनिमल हस्बेंड्री पे है। मिल्क की सबसे ज्यादा डिमांड, दूध, छाछ, बटर, दही, इन सब की डिमांड गर्मी में ज्यादा होती है, कुल्फी से लेकर आइसक्रीम तक। और उसी समय सप्लाई दूध की बहुत कम हो जाती है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी एनिमल्स, ग्रीन फॉडर एंड कूल क्लाइमेट। एनिमल्स को, जो खास तौर से जो दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए उनके हैबिटेट को ठंडा रखे, चाहे आपको कूलर या एसी लगाना पड़े डेयरी में। और हरे चारे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप डेयरी इंडस्ट्री करते हो तो कम से कम बाजरे की खेती के लिए इतना इंतजाम जरूर रखें कि ग्रीन फॉडर मिलता रहे। और प्रिजर्व फूड के आइटम्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है।
तो डेयरी इंडस्ट्री अगर आपने विकसित करनी है तो रेफ्रिजरेटेड आपको एनवायरनमेंट, पशुओं को रखने का जो ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं वो भी ऐसी होना चाहिए, और जहां पर सेल पॉइंट है वहां पर भी चिलिंग पॉइंट होना चाहिए। हीट इंडस्ट्री, हीट वेव जब आती है उस समय महानगरों में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, और सबसे बड़ी दिक्कत है फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्ट्स आ जाते हैं। मेरा एक बड़ा मोटा सीधा सुझाव है, महानगरों के चारों तरफ रिंग रोड बना दी है, अब आउटर रिंग रोड बन रही है। दिल्ली के चारों तरफ केएमपी बन गई है। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, इन दोनों के बीच में कम से कम 10 किलोमीटर का एक ग्रीन बेल्ट जोन छोड़ दें, हरा क्षेत्र छोड़ दें। अगर आप ग्रीन रखेंगे तो लंग्स मिलेगा शहर को, टेम्परेचर नीचे रहेगा, नहीं तो गर्मियों में शहर एक गैस चैम्बर हो जाते हैं, बॉइलिंग गैस चैम्बर, जहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। किस तरह से ये हीट से परेशान होकर हमारे पेट्स, हमारे जो कोल्ड इकोसिस्टम हमने बनाया है, जहां ये चिल्ड महसूस करते हैं, कितना आराम से रह रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जितने भी वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके पीने के लिए हमने बर्तन रख दिए हैं, और साथ में हम उनके लिए दाने भी डाल देते हैं। हमारे इस गार्डन में लगभग 100 स्पीसीज डिफरेंट काइंड्स के आकर यहाँ पर रहते हैं, और ये समझो कि हमको आशीर्वाद देते हैं। हमारी हैप्पीनेस का मैं समझता हूँ एक बड़ा कारण हमारे पेट्स, हमारे गार्डन के प्लांट्स, और हमारे जो चहकते हुए जितने भी पक्षी हैं उनको ही हम मानते हैं। हमारे चेहरे के ऊपर अगर कोई मुस्कुराहट है, उसका एक बड़ा कारण है कि हम हीट को कंट्रोल करते हैं ट्रीज और प्लांट से, हम अपने पेट्स की केयर करते हैं, हम अपने बर्ड्स को हिफाजत से रखने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा हम इस सब काम के लिए एक बजट भी रखते हैं। जिस तरह से हम टेम्परेचर को ठीक करने के लिए एक विशेष तरह का क्लाइमेट आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन को प्लान करते हैं, हमारे खर्चे को हम प्लान करते हैं, हमारे समय को प्लान करते हैं, इसी तरह हम अपने हैबिटेट, अपने इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को भी अगर ठीक रखते हैं तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। इस बार दो हीट वेव चल रही थी, एक चुनाव की गर्मी हो रही थी और दूसरी तरफ ऊपर से आकाश से जमीन तप रही थी। लोग परेशान थे, बहुत गरम गरम भाषण देकर सुनकर, और लोग परेशान थे आकाश से आने वाली हीट से। हमारे जमाने में एक गाना चलता था, जवानी की तुलना गर्मी के साथ, हीट के साथ की जाती थी। गाने की लाइन बड़ी मशहूर लाइन है, याद हो मोहम्मद रफी का गाना गाया हुआ, तेरी जवानी तपता महीना ओ नाजनी, तेरी जवानी तपता महीना ओ नाजनी। तपन से ऊर्जा बढ़ती है। इतना सा काम कर ले, सोलर अगर पैनल हम लगा ले, जो हीट आती है उसी को हम चिलिंग और कूलिंग का काम कर दें तो कितना आसान होता है। जितनी हीट हमारे पास आती है उतनी हमको कूल करने के लिए मिल जाती है। हमारे जितने भी विंड वेन हैं, पंखुड़ियां जो चलती हैं, हवा से एनर्जी जो पैदा करती हैं, वो एनर्जी सोलर हीट के साथ ही आती है। हिंदुस्तान
जो सब ट्रॉपिकल में है, हम खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस तरह का तापमान में दुनिया की हर तरह की बायोडाइवर्सिटी, हर तरह का प्लांट, हर तरह की सब्जी, हर तरह का फ्रूट, इतने किस्म के बर्ड्स, इतने किस्म के एनिमल्स और हर किस्म के ऊंचे छोटे, गोरे, रंगीन, हर तरह के आदमी, हर तरह के पशु पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने खुशकिस्मत हैं। हीट में बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लान करने की जरूरत है। यहाँ एक और इंफॉर्मेशन में डालना चाहता हूं। जो रेखाएं समान तापमान को मिलाती हुई खींची जाती हैं उनको आइसोथर्म कहती हैं। जो समान वर्षा को मिलाते हुए स्थानों को खींची जाती है लाइन, उनको आइसोहाइट कहते हैं। जो बराबर दबाव को, एयर प्रेशर को मिलीबार में जिसको नापते हैं, उन स्थानों को मिलाती हुई अगर रेखा खींची जाती है तो उनको आइसोबार कहते हैं। ये छोटी छोटी सूचनाएं बार बार पूछ ली जाती है इंटरव्यू में, तो विशेष तौर आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट, इनके बारे में पूछते हैं। आइसो मींस इक्वल, जैसे मैंने पहले भी बताया था। हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर आप देखें तो सदाबहार जहां पर वन है वहां पर ही 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर डेजर्ट है, और जो बीच के दर्जे के रह गए वहां पर प्लेस है और बहुत बड़ी खेती होती है। जो क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ जो जी टेलर ने बनाया, उसमें जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, उसको हम स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जितना टेम्परेचर हाई उतने मजबूत लोग, जितना टेम्परेचर हाई उतनी ताकतवर मॉनसून आती है। जितना टेम्परेचर हाई जिन लोगों में होता है वो लोग सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। इसलिए हीट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हीट का मतलब ऊर्जा है, अगर ऊर्जा है तो जीवन है, और जीवन है तो प्रसन्नता है। इसलिए हीट इज हैप्पीनेस, हीट इज हैप्पीनेस। लेट अस लिव with a happy mood. Thank you very much. Jai Hind.